Good morning, everyone online. Am I audible to everyone? Online. Gaurav, Yash, Sarthak, Vidhi. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो तो आज एज पर announcement in last lecture we need to start with the 12th syllabus. 11th का जो मेरा पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है, क्लियर? और थोड़ा सा शायद डिस्कशन करनी है मुझे जितना ध्यान है, तो तुमने किया नहीं था पहले लेक्चर, तो डिस्कशन हम नेक्स्ट वीक कर लेंगे जब भी तुम्हारा हो जाएगा और अच्छे से कंप्लीट। हम 12th का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का स्टार्ट कर रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन, क्लियर? कुछ बातें 12th सिलेबस फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने के पहले, आज शायद मैथ्स का भी 12th का फर्स्ट लेक्चर होगा, केमिस्ट्री और मैथ्स दो स्टार्ट हो जाएंगे और बचे हुए दो सब्जेक्ट हमारे एक या दो वीक के अंदर वो भी स्टार्ट हो जाएंगे, या और होप अभी चल रहा है फेब मार्च अप्रैल शायद ये पूरा चले, फिर बाई चांस तुम्हारे जे लेवल के एग्जाम्स हुए तो उसके लिए तुम्हें कुछ छुट्टी मिलेगी मई में, फिर जून से कंटिन्यू होगा। तो एज सच जो भी प्लानिंग है 12th की हर साल रहती है, ऑलमोस्ट हम उसी के अकॉर्डिंग थे, मे बी पॉसिबल थोड़ा सा 10-15 डेज का डिफरेंस आ रहा होगा, बस उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा होगा, और उसके अकॉर्डिंग अक्टूबर एंड नवंबर फर्स्ट वीक तक के सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, वो सारी चीजें नॉर्मल वे में रहे तो सिलेबस हो भी जाएगा। फिर अब हम ऑनलाइन के भी इतने यूज्ड हो गए कि बाय चांस कुछ आगे ऑनलाइन भी बोर्ड में भी जाते हैं थोड़े ज्यादा, कुछ और कोविड से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो भी हो ही जाएगा सिलेबस तक, बट जिस वे में हम जा रहे हैं, इंडिया की जो कंडीशन हो रही है कोविड से लेकर डेफिनेटली काफी नॉर्मलिटी की तरफ जा रहे हैं, हमें भी फोर्थ वीक है, राइट? थर्ड वीक है, फोर्थ वीक है, फोर्थ वीक में है हम, और अभी तक सब कुछ जैसा हमने सोचा था वैसा ही हो रहा है, धीरे धीरे नॉर्मलिटी हो रही है, और कुछ टाइम तक फुल मतलब मे बी पॉसिबल लास्ट वीक ऑफ फेब और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से पूरा ही ऑफलाइन क्लासेस फुल फ्लैश में स्टार्ट हो गए। ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ इसलिए अभी रन हो रही है क्योंकि कुछ बच्चे जो नासिक नहीं आ पाए उनके कारण, क्या? तो गौरव, यश, सार्थक, होप तुम एक दो वीक में प्लान कर लो ताकि एटलीस्ट 12th हमारा अच्छे से ऑफलाइन ही हो, एट द सेम टाइम 12th के साथ साथ 11th में कुछ टॉपिक्स का हम रिवीजन चलता रहेगा साइड बाय साइड, ऑफलाइन मोड में स्पेशली प्रैक्टिस ज्यादा होगी उनकी क्वेश्चंस की जो अच्छे क्वेश्चंस इस लेवल पर नहीं जा पाए एडवांस लेवल पर। ओके, किसी को कुछ डाउट क्वेरी तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो मैं स्टार्ट करता हूं। ऑनलाइन एनीवन? सो यस कैलकुलेशन में कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आते हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि लॉग ये सब? किस टाइप के कैलकुलेशन में सर? जैसे कि लॉग 9, लॉग 15 और भी लॉग के अंदर रूट, ऐसा बताओ मुझे, मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करते हैं। कोई वैल्यू बोलो। लॉग √5 + 1/2। देखो √5 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.2, 4 होता तो 2 आ जाता, √4, √9 होता तो 3 आता, तो 2.2 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा, 2.2 + 1 3.2, 3.2/2 1.6, log 1.6 को हम लिख सकते हैं log 16 × 10⁻⁻1, log 16 plus log of 10⁻⁻1, ये होगा 4 log 2 1.2 और ये -1 0.2 अप्रोक्सीमेट। अगेन 0.2 के जगह हो सकता है 0.21 हो, 0.22 हो, 0.19 हो, तो थोड़ा बहुत एरर चलेगा, हम ऑप्शंस में देख लेंगे, जो भी इसके क्लोज आंसर होगा वो रिपोर्ट मतलब, और यदि एग्जैक्ट आंसर जानना चाहिए तो हो सकता है इसका कुछ वैल्यू दे दे, मतलब ऐसा कोई भी वैल्यू मुझे याद नहीं होगा तो शायद तुम्हें भी याद है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जैसे इसका तो मुझे नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू, पर हां अप्रोक्सीमेट में निकाल सकते तो तुम भी निकाल सकते, तो ऑप्शंस देखकर फिर कभी-कभी जाना होता है, ठीक है? यस सर।
चलो स्टार्ट करें फिर 12 हम। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट क्वेरी? कितने बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं अभी? नंबर मुझे और रेजो जो है उन्हें छोड़कर 7 7। केशवी और नयन पटेल दोनों हैं ऑनलाइन नहीं है? सर केशवी या नयन नहीं है। केशवी कैन यू हियर मी? तुम्हें पैकेट मिला नहीं मिला 12 का भी? आज मिल जाएगा फर्स्ट पैकेट। Liquid solution. We have 3 separate chapter in our syllabus. First chapter solid state जो भी 1A, second gaseous state जो हम already कर चुके हैं 11th class में, and then liquid solution. Solid, liquid, gas अलग-अलग chapters हैं. Here अब liquid solution में we don't need to study about the liquids. हमें solution की study करनी है. Whenever we add solute particle in a solvent, कैसे वो behave करता है, उसका preparation क्या होता है, कैसे changes होते हैं, उसका melting point, boiling point, वो सारी हमें study करनी है। Clear? Liquid solution में। अच्छा, liquid solution specific की हमने word use किया है, solution have two things, solute and दूसरा क्या होगा? Solute कैसे define होगा? Which present in स्मॉल अमाउंट। और सॉलिड हमारा इस केस में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इट कैन बी एनीथिंग। सॉल्वेंट कैसे डिफाइन होगा? विच प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। और ये सॉल्वेंट क्या होगा? यदि हमने वर्ड ये यूज कर लिया है तो लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड ओनली। क्यों लिक्विड होगा? जो लार्ज अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, यदि वो लिक्विड में है तब जाके सॉल्यूशन लिक्विड में आएगा, राइट? और ये कुछ भी हो सकता है। अदरवाइज वी कैन हैव ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें सॉलिड भी सॉल्वेंट हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, बट हम इस चैप्टर में सिर्फ लिक्विड सॉल्वेंट को पढ़ेंगे। तो पता है ये जो डेफिनेशन लिखी है आईआईटी एडवांस में रिसेंट टाइम में, आई थिंक 14 या 15 में क्वेश्चन आया था, जिसमें उन्होंने दो पार्ट दिए थे। पहला पार्ट दिया 0.1 मोल ऑफ इथेनॉल इज एडेड इन वाटर, in mole fraction of ethanol in water is 0.1. सेकंड केस का मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इथेनॉल मिक्सचर, वाटर का जो मोल फ्रैक्शन था वो 0.1 था। जो वाटर का मोल फ्रैक्शन 0.1 होता है, काफी बार हमारे माइंड में पिक्चर होती है वाटर सॉल्वेंट होता है, बट जब वाटर 0.1 हो गया, इथेनॉल 0.9 हो गया, तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? ये सारा कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया। या now when we add certain solid particle in a solvent, we need to define some terms which can relate the amount of solid particle added in the solution, जिन्हें कहा जाता है कंसंट्रेशन टर्म। और ये सारे कंसंट्रेशन टर्म हमने कहां पढ़े हैं? एक बार मोल कंसंट्रेशन। बट मैं वापस से कराऊंगा, यहाँ पर दोनों चैप्टर में एनसीईआरटी में दे रखी है ये टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म इन मोल कांसेप्ट एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड लिक्विड सॉल्यूशन। इसके इन पे एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन डायरेक्ट मेंस में और एक क्वेश्चन एडवांस में आता ही आता है, और इनडायरेक्टली 2 से 3 क्वेश्चन नहीं आते। क्लियर? तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा वेटेज है इसका कंसंट्रेशन टर्म का, तो ऑलरेडी किया है एक बार, उन्हें मैं शॉर्ट में करा देता हूं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।
चलो सबसे पहला मोल फ्रैक्शन, क्या होता है मोल फ्रैक्शन? ये तो फॉर्मूला हो गया। डेफिनेशन, हाँ डेफिनेशन बोलो ना, क्या करें? यदि मोल फ्रैक्शन किसी भी सब्सटेंस का 0.5 दे रखा है, व्हाट डज इट मीन? 5 moles out of total 10 moles present है वो substance. बट हम ये बोलेंगे 0.5 जो कि मोल फ्रैक्शन का वैल्यू है, उतने मोल्स हमारे पास प्रेजेंट है, वी टेक 1 मोल ऑफ द टोटल। क्लियर? Mole percentage, it is a number of moles of a solute present in 100 moles of the solution. ये 1 mole था, ये 100 mole है। fraction is always out of 1, percentage is always out of 100। क्लियर? तुम्हें यदि किसी ने मोल परसेंटेज दिया 13%, इसका मतलब ये हुआ है कि 100 मोल सॉल्यूशन का लेंगे, उसमें 13 मोल्स किसके होंगे? सॉल्यूट के। 87 मोल्स किसके होंगे? सॉल्वेंट। क्लियर? weight by weight percentage और percentage by mass और percentage by weight। केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों सेम होते हैं, कुछ डिफरेंस नहीं होता है। weight by weight percentage और percentage by mass, weight of a solute upon weight of the solution into 100। चलो कैसे डिफाइन करोगे, क्या सिग्निफिकेंस होगा इसका? वेट परसेंटेज दे रखा है 30%, क्या मतलब होगा? 30 ग्राम solute is present in 100 gram of the solution। देख लो डेफिनेशन खुद से, it is a weight of the solute present in 100 gram of the solution। It is a weight of a solute present in 100 gram of the total। Is that okay, Ajinkya? Yes, sir. आप क्यों नहीं रहे सेंटर पे? चलो सर वो थोड़ी इमरजेंसी थी। क्या? क्या हुआ अजिंक्य, क्या रीजन दिया? सर इमरजेंसी थी। किसको?
नहीं समझा मैं, थोड़ा सा बता ना क्या इमरजेंसी थी मतलब। सर वो मम्मी का पैर फ्रैक्चर हो गया ना, तो इसलिए उसको हॉस्पिटल में लेके जाना था मम्मी को, इसलिए घर पे कोई नहीं है इसलिए मैं रुक गया। तो आज की बात है या? नहीं सर, 2-3 दिनों से नहीं आ रहा हूँ, कल से आ रहा हूँ मैं सेंटर पे। ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम। ये सब्सटेंस और सॉल्यूट बोथ आर सेम थिंग ना, मतलब सब्सटेंस के लिए सॉल्यूट लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मिनट सुन लो, वेट बाय वेट में ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, या केजी केजी कोई भी एक यूनिट लेना है। 100 केजी में कितने केजी सॉलिड प्रेजेंट है वो वेट बाय वेट पर। 100 ग्राम में कितने ग्राम सॉलिड प्रेजेंट है वेट बाय वेट परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम में अब हमें यूनिट मेंशन करना होता है, यहाँ पे ग्राम्स, यहाँ पे एमएल, और कहीं भी यूनिट मेंशन नहीं किया है क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे हैव सिमिलर यूनिट। यहाँ पे वेट और वॉल्यूम अलग अलग क्वांटिटी आ गई, इसलिए यूनिट मेंशन किया है। It is a weight in grams of the solute present in 100 ml of the solution. 100 का मल्टीप्लाई किया है, पर ml था into 100, 100 ml आ गया। Volume by volume is similar to weight by weight. यहाँ पे सिर्फ ग्राम का है, यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा। Volume of solute present in 100 ml of the total, यहाँ पे लीटर लोगे तो यहाँ पे भी 100 लीटर आ जाएगा। यहाँ पे मीटर क्यूब लोगे तो यहाँ पे भी मीटर क्यूब आ जाएगा। तो सेम यूनिट आना चाहिए। इधर ओके?
पार्ट्स पर मिलियन 1 मिलियन ग्राम में कितने पार्ट्स, कितना वेट सॉल्यूट का प्रेजेंट है। जब परसेंटेज की बात करते हैं तो इनटू 100 पर मिलियन है तो इनटू 10 टू द पावर 6 1 मिलियन ग्राम में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। पार्ट्स पर बिलियन में क्या हो जाएगा, 1 बिलियन ग्राम में कितने ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंस है। तो पीपीबी में हमारे लिए छोड़ो, पीपीएम फॉर्मूला डेफिनेशन लिखा है सिमिलर वे में पीपीबी सिर्फ यहां पे 10 टू द पावर 9, यहां पे 10 टू द पावर 9, इतना सा डिफरेंस आएगा। 1 बिलियन इज 10 टू द पावर 9, 1 मिलियन इज 10 टू द पावर 6। तो जस्ट ऐसे ही कल मैं क्रॉस हुआ था तो रास्ते में कॉलेज रोड से तो कुछ दिखा तो उस पे सुमित बेरा का तुम सभी ने एक बार नाम तो सुना ही होगा, तुम्हारा एक सेशन भी हुआ था उसका, राइट। सुमित बेरा जो एक्चुअली वो ओरिजिनल है बंगाल का, बंगाली, और उसके पेरेंट्स ऑलमोस्ट मुझे लगता है लास्ट 15-20 ईयर से शायद नासिक में होंगे, इतना मुझे आइडिया है। और उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है तो वो तुम्हें थोड़ा सा ब्रीफ बताता हूँ। एक्चुअली काफी इंस्पायरिंग था मुझे भी जब मैंने देखा उस चीज को लेकर। उसके जो फादर थे मतलब उनकी एक शॉप है कॉलेज रोड पर, और ये फूल वगैरह होते हैं ना, तो उसकी शॉप एक छोटी सी शॉप है, मतलब जो एक फैमिली बैकग्राउंड इकोनॉमिकली नहीं बताऊँ, बहुत मतलब बोल सकते हैं एकदम नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड है। एक्चुअली फूल गुलदस्ते वगैरह नहीं होते हैं, इनकी शॉप है ऐसा। तो कल मैं वहां से क्रॉस हुआ था, मैंने सडनली मुझे देखा, मुझे पता था कि स्टॉप है उनकी शायद कॉलेज में, तो आई डोंट नो कि क्या था। मैं क्रॉस हुआ था, मैंने बाय चांस देखा, मैं फिर
गया उनके पास, थोड़ा बात की, मिला करा, और आर्चेस गैलरी देखी कॉलेज रोड में। यदि बाय चांस किसी ने देखी हो, आर्चेस गैलरी के जस्ट साइड में उनका इसका शॉप है, फूल गुलदस्ते ये सब कुछ बुके वगैरह। और उस जगह से मतलब सुमित जहां पे पहुंचा है, मतलब एक्चुअली काफी इंस्पायरिंग। मतलब नासिक चौकर होना और जो उसका बैकग्राउंड है, मतलब इतना मुझे पहले आइडिया नहीं था, इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं, बट एक्चुअली जिस लेवल पे थे, और उसके पेरेंट्स भी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हों, ऐसा भी नहीं था। काफी बार होता है कि चलो पेरेंट्स पढ़े लिखे तो थोड़ा सा बच्चों को पुश भी करते हैं कि हाँ करना है, बट इतने नॉर्मल वैसे उसका घर है, मैं तुम्हें एग्जिट कर रहा हूँ पठाड़ी फाटा, यहाँ से नासिक रोड अपने कॉलेज रोड से अराउंड 10 किलोमीटर है, 9.5 to 10 किलोमीटर। मुझे कल बात भी की, वो 10 किलोमीटर डेली आते हैं, सुबह 7 साढ़े 7 बजे और रात 11 बजे घर जाते हैं। मतलब इतना सब कुछ उन्होंने भी मेहनत की, उनके बच्चे ने भी मेहनत की, और जिस जगह पे वो पहुंचाया, ऐसा है। तो काफी मतलब इंस्पायरिंग सा लगा मुझे भी कि बच्चे इस लेवल से भी सोचते हैं, समझते हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा है। तुम कभी जाओ तो ऐसे ही तुम देखना, आर्चेस गैलरी जस्ट साइड में शॉप है। मतलब मैं बताता हूँ एग्जैक्टली, जिस स्टेज पे मैं खड़ा हूँ ना, ये बस इतनी बड़ी शॉप है, मतलब इतनी भी बड़ी नहीं है, ऐसा है। एक कॉर्नर है छोटा सा, और वहां से वो मतलब सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं, और शायद तब जाके वो डेली रूटीन का उनका सब कुछ चलता होगा, ऐसा है। ओके, कहाँ पे थे? मोलारिटी। मोलारिटी हमने पहले भी देखा था मोल कॉन्सेप्ट में भी। So it is the number of moles of solid present per liter of the solution. Molarity, number of moles of solid on volume of solution in liter. Molarity volume multiply करेंगे number of moles molarity into volume. Average molarity m1 v1 plus m2 v2, ये मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, ये पता है हमें। यदि हमने 2 या 3 या 4 सॉल्यूशन को ऐड किया तो पहले में नंबर ऑफ मोल्स होंगे m1 v1, तो टोटल मोल्स m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 अपॉन टोटल वॉल्यूम। इज इट ओके? ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? मोलारिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है नहीं करता है? डिपेंडेंट है सर। It depends on temperature, generally on increasing temperature, volume increases, molarity decreases. इवन तुम कभी कॉलेज में से पास होते हो, वहां जाना, उसके बाद उनके पापा से सही बात करना कि तू कैसे तैयारी कर रहा था, क्या, हाँ, मतलब काफी तुम्हें भी शायद मोटिवेशन मिलेगा उस चीज को लेकर। नेक्स्ट, मोलारिटी के बाद क्या पढ़ा था हमने? मोलालिटी। क्या होता है मोलालिटी? Number of moles in 100 यहाँ पर दो चेंजेस हुए हैं, वॉल्यूम की जगह वेट आया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह वेट ऑफ सॉल्वेंट आया है इन केजी।
सर 7th नंबर में क्या है? फॉर्मेलिटी, FOR, नॉर्मलिटी, मोलारिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मलिटी। फॉर्मेलिटी कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ और नहीं है, जस्ट इट इज अ मोलारिटी फॉर आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड में जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उन्हें नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला यूनिट भी कहा जाता है। क्या होता है, जब कोवलेंट कंपाउंड है H2 है, हम एक H2 का मॉलिक्यूल डिफाइन कर सकते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट आयोनिक कंपाउंड लाइक NaCl, यार NaCl का एक यूनिट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती, ये एग्जिस्ट करते हैं एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में Na+Cl-Na+Cl-। तो ग्राम फॉर्म, इसका जो बोला जाता है ग्राम फॉर्मूला यूनिट, मतलब एक NaCl यूनिट, मॉलिक्यूलर यूनिट में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है बट फॉर्मूला यूनिट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। So it is more appropriate to define formality for ionic compound, but in general एग्जाम में भी हमारे सिलेबस में भी फॉर्मेलिटी की जगह मोलारिटी की यूज किया जाता है, वो भी गलत नहीं है और ये भी गलत है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि ऐसा भी होता है। So formality is nothing but just molarity of ionic compound। नॉर्मलिटी का भी डेफिनेशन लिख लो, ये हम टाइट्रेशन में पढ़ेंगे ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो। अभी के लिए सिर्फ डेफिनेशन तुम्हें लिखना है, जैसे मोलारिटी था वैसे नॉर्मलिटी है, मोल्स की जगह नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ गए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या सर ग्राम इक्विवेलेंट तो आप बताए थे आयनिक इक्विलिब्रियम में। नहीं बताया होगा, कहां पे बताया था? सर जो H2SO4 डिसोशिएट करता है तो मे भी पॉसिबल आएगा, बट ठीक है बहुत डिटेल में आएगा, अभी के लिए सिर्फ हमें फॉर्मूला लिखना है, इसको हम बाद में देखेंगे। चलो कुछ क्वेश्चंस करें इस पे बेस्ड। मैं सोच रहा था बुकलेट मिल जाता, सही क्वेश्चन होंगे। पैकेट वन है ना 12 का। अच्छा तुम में से ऐसा कोई है जिसका 12 में एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है? सभी का हो गया? ठीक है। ऑनलाइन पैकेट, जो भी बच्चे ऑनलाइन है, पैकेट 1 12 का आ गया है, 10 और मे बी 13 बुकलेट से शायद उसको, तो वो तुम जब भी आओ कलेक्ट कर सकते हो सेंटर से। हाँ जे मतलब 11, जेपी मतलब 12। ऐसा कुछ है पैकेट 1
कितने बुकलेट्स हैं देखा? 9 बुकलेट्स। लिक्विड सॉल्यूशन का बुकलेट निकालो। हाँ हाँ वही एक ही बात है, सॉल्यूशन liquid solution and colligated property both are same. चलो B1 B2 B3 तीनों अच्छे क्वेश्चन हैं। पेज नंबर 37 B1 B2 B3 ऑनलाइन वालों के लिए शेयर कर रहा हूं पे। Page number 37 B1 B2 B3 I am sharing on screen for online student. क्या स्क्रीन दिख रही है प्रॉपर? तीनों क्वेश्चन B1 B2 B3 ऑनलाइन? यस सर। चलो जल्दी से अटेम्प्ट कर लो। गौरव ने पूछा था सर रेजो सर पे 11 से 12 कैसे चेंज होगा? वैसे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा जैसे ही तुम्हारा 12 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, बट अगेन अब रेजो सर पे बहुत ज्यादा हमें नहीं डिपेंड करना है ना। हो गया रेजो सर 11 में, मतलब डेफिनेटली वो सपोर्ट रहेगा तुम्हें, बट वो सिर्फ सपोर्ट के लिए रखना है। अब हमें क्लासेस अटेंड करनी है, उसमें प्रॉपर करना है। ठीक है दीपक? दीपक नहीं, गौरव यस सर। एक्चुअली मेरा प्लेसमेंट टेक्निकल बनना है।
तूने पढ़ा है कुछ 11th में? कंसंट्रेशन वगैरह पढ़ा है? 11 का वो चैप्टर जो सबसे ज्यादा यूज आता है 12th में वो है मोल कॉन्सेप्ट। इसके बाद फिर आयोनिक जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज आएगा। और ये सारे बच्चे ऑफलाइन आ जाएंगे कुछ 1-2 वीक में, तो मैं लिक्विड सॉल्यूशन तक खत्म हो रहा हूँ, मोल कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी ले लेंगे। मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या कुछ रिवीजन में लगता है कि थ्योरी में पार्ट एक्सप्लेन करना तो वो भी है। B1 आया किसी का आंसर? यहाँ पे सिम्बोसिस में था कोई या 10 तक था कोई सिम्बोसिस में? B1 calculate the concentration of NaOH if it has same concentration as of HCl 0.0365 ग्राम पर ml। हमें इसका ग्राम पर ml बताना है, इसमें मोलारिटी से डायरेक्ट। तो चलो पहले मोलारिटी निकाल लेते हैं HCl की। ऑनलाइन जो भी बच्चे की स्क्रीनशॉट ले लो इसका ना, या मैं ग्रुप पे ही भेज देता हूँ, क्योंकि फिर मुझे वो हर स्क्रीन शेयर ऑप्शन हटाकर बोर्ड पे दिखाना होगा। कितने लोगों का आ गया फर्स्ट आंसर? ठीक है, देख लो बोर्ड पर जिसका नहीं आया है। 0.0365 ग्राम पर ml ये दे रखा है हमें, राइट? ग्राम पर ml 1 ml में इतना। मोलारिटी बताओ क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने ग्राम सॉल्यूट ले लो और 1 ml सॉल्यूशन ले लो। So number of moles of solute is 0.0365 weight in grams upon molecular mass upon volume of solution in liter 1 ml मतलब 0.001। कोई डाउट यहाँ तक? So हमने बेसिक ले लिया 1 ml, जबकि एक कंसंट्रेशन जब दिया है जिसका कन्वर्ट करना है, नीड टू टेक सम बेसिक ग्राम पर ml। चलो 1 ml लेते हैं, तो इतना ग्राम सॉल्यूट, इतने ग्राम सॉल्यूट, इतने मोल सॉल्यूट। तुम देखोगे कि अप्रोच क्रॉस हमारा बेटर होता है, तो विद इन 15-20 सेकंड हम उसका आंसर पे चले जाते हैं। तो सोचने का तरीका, और वो ऐसा नहीं कि एक दिन में आ जाता है, जितना हम प्रैक्टिस करते हैं, जितना क्लास में हम फोकस करते हैं, उतना इजीली फिर चीजें आगे होते जाती हैं। B2 किसी का आंसर आया B2 का? क्या और टाइम चाहिए थोड़ा सा? चलो मैं 2 मिनट और दे रहा हूँ, जल्दी से ट्राई करो। अगेन कंसंट्रेशन कन्वर्जन पे क्वेश्चन।
Na2SO3 का मोलिकुलर मास कितना है? 158 आता है वो भी। देख अगेन अप्रोच समझना, आंसर बेटर नहीं करता है। 3 मोलर हाइपो सॉल्यूशन इज गिवन, सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो भी कहा जाता है। Here, so 3 molar hypo solution is given. 3 mole in 1 liter. 3 molar means 3 mole in present in 1 liter of the solution. 3 mole per liter. Here, so 1 liter solution basis ले लिया, अब सारे कैलकुलेशन करेंगे। जो भी कंसंट्रेशन टर्म दिया है उसको बेसिस ले लिया जाता है। 1 लीटर सॉल्यूशन, इसमें डेंसिटी को मल्टीप्लाई करोगे, वॉल्यूम टू डेंसिटी क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो 1580 ग्राम सॉल्यूशन का वेट। सॉल्यूट कितना है, 3 मोल, क्या सॉल्यूट का वेट कितना होगा, 3 into 158। सॉल्यूशन में से सॉल्यूट माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, सॉल्वेंट मिल जाएगा, तो सॉल्वेंट का वेट आ गया हमारे पास। अब हम फर्स्ट पार्ट पे जाते हैं, अमाउंट ऑफ Na2SO3 परसेंटेज वेट बाय वेट। चलो फर्स्ट पार्ट, वेट बाय वेट परसेंटेज कितना ग्राम है, 3 into 158, weight of the solute upon total weight of the solution 1580 into 100, first part का। Is that okay? Online clear देखना, विधि, केशवी, शिवम, is that okay? आ रहा है समझ में? Mole fraction of Na2SO3, Na2SO3 का मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ Na2SO3 3 मोल है, अपॉन टोटल मोल्स 3 मोल्स ऑफ Na2SO3 प्लस मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट का कितना वेट है हमारे पास, 1580 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 158, इतना वेट अपॉन 18 ग्राम्स, वे मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। moles of solute upon moles of solute plus moles of solvent, weight of solvent upon molecular mass। तो ये आ गया सेकंड पार्ट का आंसर, समझ में आया? थर्ड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, मोलारिटी ऑफ Na plus and SO3 to minus। थर्ड पार्ट मोलारिटी ऑफ Na plus पे चले जाते हैं, चलिए हम कितने मोल से Na2SO3 के 3, क्या Na plus के डबल मोल्स होंगे उससे, so 3 into 2 6, is that okay? Upon weight of solvent in kg, solvent का weight ये रहा 1580 into 3 times of 158, ये solvent का weight है ग्राम्स, kg में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 5000, 1580 सॉल्यूशन का वेट, सॉल्यूट का वेट 3 into 158, ये आ गया पूरा सॉल्वेंट का वेट इन ग्राम्स, को केजी में कन्वर्ट कर दिया। अब तुम्हें चाहिए मोलारिटी ऑफ थायो SO3 टू माइनस आयन, तो इसके मोल्स, जितने मोल्स Na2SO3 के होंगे उतने ही मोल्स किसके हो जाएंगे, SO3 टू माइनस के 3 मोल्स अपॉन सेम वेट जो यहां पे लिखा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगेन कॉपी करने में उतना बीच में थोड़ा समझो, मतलब ये तो एक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन ऐसा जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन आईआईटी में, कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से समझ में आना चाहिए, कैसे अप्रोच किया जा रहा है। मैं तुम्हें टाइम दिया, मुझे पता है कि ऑलमोस्ट सारे बच्चे क्वेश्चन के आंसर तक चले जाते, बट टाइम कितना लगता है ये हमें नहीं पता। तुम सॉल्व कर रहे होगे, कुछ कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आंसर का आ जाता है, बट तुम देखोगे जस्ट ये 3 पॉइंट लिखने के बाद तीनों पार्ट के आंसर ये 2 मिनट में तुम्हें मिलेगा ना, तो 2 मिनट में पूरा तुम कर सकते हो तीनों पार्ट, एक भी नहीं। और ये मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट में आएगा तो हो सकता है जो ऑप्शन दे रखे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो क्वेश्चन पूछा है इसका कुछ वैल्यू के साथ किया, तो तुम्हें बता रहा हूं करेक्ट इनकरेक्ट मल्टीपल करेक्ट, तो हमें 2-3 मिनट में ही करना होगा ये क्वेश्चन। देख लो, कुछ डाउट तो क्लियर करो अभी। क्लियर है अंकित, आदित्य?
अच्छा क्वेश्चन है B3, टाइम लो बट सॉल्व करो इसे। यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम ऐड किया है दोनों का। एज्यूम करो 100 ml 100 ml ऐड किया है, जो मैं अच्छा 100 ml 100 ml 1 लीटर 1 लीटर, बट बेसिस लोगे तो फिर इजीली आगे कर पाओ। चलो इसका 100 इसका 100 ml अब मिक्स किया तो अब क्या होगा, आगे आंसर। ये लेक्चर नोट्स तो उसमें बुकलेट के क्वेश्चन से पीछे से नहीं करते। लेक्चर नोट्स में क्वेश्चन बुकलेट के करते हो या कहीं और करते हो, क्या करते हो? तो सेम बुक में मत करो, और कर भी रहे तो फिर पीछे से करो, मतलब क्वेश्चन और थ्योरी मिक्स मत होने दो ना, पता लगना चाहिए हमें कब कितनी पढ़ रहे हैं। तो हमेशा से जैसे मैं बोल रहा हूँ, कोई भी जो भी क्वेश्चंस मैं क्लास में दे रहा हूँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो तुम्हें कंटिन्यूअसली लिखना है, बट आई एम गिविंग एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द बुकलेट, या तो एक सेपरेट नोटबुक रखो या सेम नोटबुक में पीछे से चालू करो, तो एक्चुअली मैं बताऊं सब कुछ ना, तो एक साल बाद उसे जब पढ़ोगे तुम्हें पता लगना चाहिए कि कहां पे थ्योरी कहां पे क्वेश्चन। सेम लेक्चर नोट्स में मैंने पीछे से एक्सरसाइजेस क्वेश्चन दे। दोनों का मिल लिया। अब हमें परसेंटेज वाइज मार्क्स रखना है, तो एक काम कर सबसे पहले तो दोनों की डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम में डेंसिटी का मल्टीप्लाई करके वेट आ जाएगा, और यदि दोनों का वेट आ गया तो उसमें 30% 70% रेशियो सपोर्ट है, क्या रेशियो सपोर्ट का निकाल सकते हैं, अलग अलग निकालो और फिर टोटल ऐड कर दो, तो उनकी पे राइट। तो आगे आप बताओ क्या किया है, B3 में क्या किया है, B3 में क्या है, तो और बी फ्री मतलब तुम्हें कुछ भी पूछना है मैं तुम्हारे पास से आऊं तो ऐसा नहीं कि तुम्हें चेक कर रहा हूं कि तुमने क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, जस्ट कुछ प्रॉब्लम है गाइड करने के लिए वहां पर आते हैं। और किसी भी टीचर से तुम्हें ऐसा नहीं कि डरने की जरूरत है, तो तुम्हें कहीं डाउट है एट द एंड ऑफ द डे हमें यहाँ से जब बाहर निकले हमारा रिजल्ट हमारे लिए बेटर करता है, आसपास वाले क्या सोच रहे हैं टीचर क्या सोच रहे हैं वो बेटर नहीं करता है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, हमें कितना समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हमें ये भी नहीं समझ में आ रहा है 2 + 2 4 क्यों लिखा है, टीचर से पूछो। जितना टाइम हमारे पास बचा है 14-15 मंथ्स उसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है एडवांस के लिए। लास्ट टू लास्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर कुछ क्लासेस हुई नहीं, बट लास्ट टू लास्ट ईयर इसी क्लासरूम में वो बैच भी चल रहा था जिसमें ये सब बच्चे थे, जेपी 2 फेज थे, जेपी ए जेपी बी, तो जेपी ए जो बेस था प्रथम ये तो ये सब बच्चे थे, और 34-33 कुछ स्ट्रेंथ थी उनकी क्लास में, 33 में से 21 बच्चे आईआईटी एडवांस क्वालिफाइड ऐसा, तो काफी अच्छा नंबर था ऐसा। और यही रिजल्ट हमें तुम्हारे साथ भी देखना है परसेंटेज वाइज, 24-23 बच्चे हैं तो हो सारे बच्चे सेलेक्ट करो, हम तो यही चाहेंगे। देखो बोर्ड पर B3 कैलकुलेट द मोलारिटी एंड मोलारिटी व्हेन 100 ml एंड 100 ml आर मींस कोई भी ले लिया जैसा मैंने बताया, दोनों का डेंसिटी दे रखा है 100 ml, कितना डेंसिटी दे रखा है पहले का, सो कितना ग्राम हो गया ये सॉल्यूशन
120 ग्राम। इसमें H2SO4 का वेट कितना हो गया? 120 ग्राम का कितना परसेंटेज H2SO4 है? 30%। So H2SO4 का वेट निकाल लिया। सॉल्यूशन 120 ग्राम सॉल्यूशन, उसमें 30% H2SO4, 30% 36 ग्राम। सेकंड 100 ml लिया, उसका डेंसिटी है 1.6, 160 ग्राम सॉल्यूशन। इसमें H2SO4 का वेट कितना आ गया? बोलो यार, इतना क्या एकदम तुम बैठे हो? कितना परसेंटेज हुआ? 70, 16 7 102 ग्राम। चलो क्या कैलकुलेट करना है हमें? पहला मोलारिटी निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ व्हाट? देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने ग्राम सॉल्यूट है फर्स्ट में और सेकंड में, दोनों को ऐड करो। दिस प्लस दिस 102 प्लस 36 101, ये 102 किसने बोला? 112 एंड 36 कितना होता है? 148। 148 ग्राम सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास, कितना होता है इसका मोलिकुलर मास? अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। टोटल वेट सॉल्यूशन का कितना है? 120 प्लस 160 280। 280 में से 148 माइनस करो। 280 ग्राम माइनस 148 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट करना है। आंसर समझ में आया? फर्स्ट पार्ट ऑनलाइन given that the 30% by weight. From this is 30 gram of solute in 100 gram solution. कुछ भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है, मुझे इक्वल वॉल्यूम ऐड किया गया है, तो यदि मैंने वेट को वैसे दिया तो फिर मुझे एक कैलकुलेशन और ये करना पड़ेगा कि अब मुझे इक्वल वॉल्यूम का फिर वेट निकालना पड़ेगा। तूने 100 ग्राम में इतने ग्राम हो, 100 ग्राम इतने ग्राम हो, बट तूने 100 ग्राम ऐड नहीं किया है। ऐड तो इक्वल वॉल्यूम क्या है? इक्वल वॉल्यूम, तो फिर वापस से मुझे डबल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये ज्यादा बेटर है कि मैं ग्राम की जगह से जो मैंने ऐड किया है उसका परसेंटेज ले लूं। मोलारिटी चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 148 अपॉन 98 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml plus 100 ml 200 ml। खत्म क्वेश्चन। सेकंड पार्ट, क्या सेकंड पार्ट क्लियर है सभी को? ऑनलाइन सार्थक क्लियर है सर। सार्थक एंड यस दोनों की आवाज नहीं आई मुझे तक। यस सर। चलें हम आगे। कदुराम से आयुष हो गया कॉपी? नेक्स्ट हेडिंग,
Okay. Solution of solid and gas in liquid. Liquid solvent है, solid and gases they are the solid particles. Solid को जब हम liquid में ऐड करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिडिटी बढ़ेगी या कम होगी, और टेम्परेचर कम करेंगे तो, और गैस के लिए अपोजिट लिखा तो है बोर्ड पर, बट हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये सब गैस को तुम डिसॉल्व करोगे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिडिटी कम होगी, और टेम्परेचर कम करोगे तो सॉलिडिटी बढ़ेगी। इसका पहले तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं जो डेली रूटीन में हम देख सकते हैं, देख पाते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोको कोला, जनरली कोको कोला में CO2 गैस डिसॉल्व होता है, पता है हमें। क्या उस जो भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल है हम उसे रूम टेम्परेचर पे रखेंगे फर्स्ट केस, और एक रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, किस केस में इसमें से गैस बाहर चले जाता है? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर से ज्यादा होता है, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया गैसेस बाहर गई, मतलब अनडिसॉल्व हो गई, और जब तुमने टेम्परेचर कम किया तो गैसेस डिसॉल्व रही। देखते हैं हम रूटीन में उसे ठंडा किया जाता है, काफी बार हम इवन लैंग्वेज भी यूज करते हैं, उसे फ्रिज में रखूं तो गैस सब बाहर चले जाएगी, गैस निकल जाएगी, और फिर गैस निकल गया तो उसका टेस्ट एकदम खत्म हो जाता है। क्या तो बेसिकली हमने देखा है रूटीन में जब भी हम गैसेस को लो टेम्परेचर पर रख रहे हैं सॉलिडिटी ज्यादा, कम हाई टेम्परेचर पर रख रहे हैं सॉलिडिटी कम, इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करता हूं यूजिंग दी चैटेलियर। देख सॉलिड प्लस लिक्विड गिविंग लिक्विड, गैस प्लस लिक्विड सॉल्वेंट गिविंग लिक्विड, दोनों केस में लिक्विड सॉल्वेंट है तो सॉल्यूशन लिक्विड है। सॉलिड से लिक्विड में जाना ये एंडोथर्मिक चेंज है या एक्सोथर्मिक चेंज? सॉलिड से लिक्विड एनर्जी बढ़ेगी, लिक्विड में जा रहा है, तो इन जनरल दिस चेंज विल बी एंडोथर्मिक। और गैस से लिक्विड में जाना, गैस की एनर्जी कम होगी, लिक्विड में जाएगा वो, ये एक्सोथर्मिक चेंज होगा। कोई डाउट यहां तक? टेम्परेचर बढ़ने पर ये दोनों इक्विलिब्रियम चेंज होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन किस डायरेक्शन से होता है? एंडोथर्मिक डायरेक्शन। याद है चैटेलियर्स प्रिंसिपल, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शंस हैव इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन, तो एंडोथर्मिक डायरेक्शन फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड, ज्यादा सॉलिड डिसॉल्व हो जाएगा। और यदि हम बात करें गैस की, एंडोथर्मिक डायरेक्शन बैकवर्ड है, फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है, तो तुम टेम्परेचर कम करोगे तो एक्सोथर्मिक में जाएगा, गैसेस ज्यादा डिसॉल्व। ये ली चैटेलियर्स का एक्सप्लेनेशन। इज दैट ओके? इसको तुम ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो, जब तुम हीट करोगे सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में जाता है, क्लियर? तो सॉलिड ज्यादा डिसॉल्व होगा, बट तुम यदि हीट करोगे लिक्विड गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, हीट करोगे तो जो लिक्विड था वो गैसिफाई होगा, लिक्विड गैस में जाएगा, कम डिसॉल्व। इज दैट ओके? फील कर पा रहे हो भी ये? ठीक, लिखना है तो लिख लो ये।
ऑनलाइन दिख रहा है लास्ट तक यहाँ तक? दिख रहा है सर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, चलो कॉपी कर लो पहले। तुम्हें उधर जैसे नहीं दिखता है तुम इधर भी कर सकते हो सवाल। X के बगल में क्या लिखा हुआ है? कहाँ पर? X के बगल में इन सॉल्यूशन, X in solution, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। Solubility of solid in a liquid does not affected by pressure much in general, pressure पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करती solid की solubility, but yes gas की solubility depends on the pressure। जितना ज्यादा गैस को प्रेशराइज करोगे लिक्विड के ऊपर क्या उतना ज्यादा वो डिसॉल्व। जो CO2 को कोल्ड ड्रिंक्स में डिसॉल्व किया जाता है ना वो हाई प्रेशर पे किया जाता है, प्रेशराइज करके किया जाता है और ये डिस्क्राइब किया जाएगा हेनरीज लॉ से। हेनरीज लॉ ने सजेस्ट किया greater the partial pressure of gas on the liquid solution, more will be the mole fraction of gases in the liquid। जितना ज्यादा तुम उसे प्रेशराइज करोगे वो उतना ज्यादा डिसॉल्व होगी और उतना ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होगा लिक्विड पे। पढ़ो। fraction of gas increases the direct partial pressure of gas per तो जो डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर उतना ज्यादा डिसॉल्व फॉर्म। K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसे कहा जाता है हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज लॉ में आया हेनरीज कांस्टेंट। कोई डाउट यहां तक? कभी-कभी इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है P equal to H dash into X। Pressure and mole fraction are proportional। H dash is 1 upon H। दोनों को ही हेनरीज कांस्टेंट कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है दोनों को ही हेनरीज कांस्टेंट कहा जाता है, मेन हेनरीज कांस्टेंट ये है, बट इसे भी कभी-कभी हेनरीज कांस्टेंट कह दिया जाता है। इन दोनों के यूनिट्स अलग है। यूनिट बताओ। मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस, एटमॉस्फेयर तो kh डैश का यूनिट क्या हो गया? atm और kh का यूनिट क्या हो जाएगा? atm इनवर्स। तो यूनिट देख के हमें पता लग जाएगा kh दिया है kh डैश दिया है। सर हेनरी की स्पेलिंग क्या है? देख ले यार नाम है कुछ भी चलेगा आगे पीछे। HENERY।
केज टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो हमें बताइए यदि सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, तो केज कम हो रहा होगा, और इंक्रीजिंग टेम्परेचर केज डिक्रीजेस एंड सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। Larger the value of cage or lesser the value of cage dash, greater the solubility. एक मिनट रुकना ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ ये हुआ है, हमने केज डेश को इंटरचेंज कर दिया। यदि वो जनरल, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट है, यूनिट्स हम पता कर सकते हैं, बट स्टिल काफी बार यदि कुछ क्वेश्चन में कुछ यूनिट्स पूरे नहीं दिए, वैल्यू दिया है, तो हमें पता होना चाहिए। मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया हमने, तो तुम्हें चेंज क्या क्या करना है बता देता हूं मैं। यहाँ पर ये वाले फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, P is proportional to X, P equal to KHX, यहाँ पे KH आएगा, जो मैंने KH था वो KH डेश लिख दिया, जो KH डेश था उसको KH लिखा, बस इतना सा है, और कुछ भी डिफरेंस नहीं, दोनों को हेनरीज कांस्टेंट ही कहा जाता है। तो तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आएगा वो आएगा P into KH dash equal to X, KH dash का यूनिट होगा ATM इनवर्स और KH का यूनिट होगा ATM। उसके अकॉर्डिंग यहाँ भी चेंज आएगा, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर KH increases and solubility decreases, ठीक है। Larger the value of KH or lesser the value of KH dash, lesser the solubility. ये थोड़े से चेंजेस कर लो, थोड़ा कट पिट करना पड़ेगा, बट कर लो क्योंकि आगे टेंशन नहीं होगा। Homework from here will be exercise 1, section B and section D, part 1 and 2. Section A भी कर लेना, section A, section B and section D. बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम पुराना और डिस्कस करेंगे आईडी का पहले। टाइम हो गया बच्चा। Is there any doubt online? सर वो केएच की प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। केएच का सर वो केएच वाली दोनों स्टेटमेंट। कौन से दोनों स्टेटमेंट? ये दोनों? यस सर। देखो यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूला से जाते हैं, मोल फ्रैक्शन इज 1 KH इनटू पार्शियल प्रेशर। चलो पार्शियल प्रेशर को सेम रखते हैं, यदि KH बढ़ा तो मोल फ्रैक्शन कम होगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ सॉल्युबिलिटी कम होती है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर KH इंक्रीजेस एंड सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। लार्जर द वैल्यू ऑफ KH, जितना ज्यादा KH उतना कम मोल फ्रैक्शन, उतनी कम सॉल्युबिलिटी। अभी ठीक है? यस सर क्लियर है। चलो सेशन एंड कर दूं फिर मैं ऑनलाइन। और सर सर केएच कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है ना?
नहीं, KH इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, वो वहां पे स्मॉल h लिखते हैं, यहाँ पे कैपिटल H लिखा है, इसीलिए हेनरीज कांस्टेंट है। ठीक है अभी? यस सर।